हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। इसमें हम नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड और इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड सच एज H2N2O2, हाइपोनाइट्रस एसिड HNO2 नाइट्रस एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सो एसिड बनाता है। ऑक्सो एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इसके एग्जांपल है H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड, ये भी नाइट्रोजन बनाता है, HNO2 नाइट्रस एसिड और HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। अमंगस्ट दैम HNO3 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इन तीनों ऑक्सो एसिड में जो HNO3 है यानी नाइट्रिक एसिड वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में ही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ लेते हैं। पहला प्रिपरेशन मेथड है इन द लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग KNO3 और NaNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 इन अ ग्लास रिटोर्ट। तो लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया जाता है ग्लास रिटोर्ट में। इसमें टर्म आया ग्लास रिटोर्ट। तो ग्लास रिटोर्ट एक प्रकार का वेसल होता है जो लेबोरेटरी में सब्सटेंस को हीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का सब्सटेंस होता है ग्लास रिटोर्ट, जिसमें यहाँ पर सब्सटेंस भरे जाते हैं और उन सब्सटेंस को हीट किया जाता है। तो लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो पोटेशियम नाइट्रेट लेंगे या फिर सोडियम नाइट्रेट लेंगे और इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ग्लास रिटोर्ट में हीट करेंगे, जिससे हमारा नाइट्रिक एसिड हमें मिल जाएगा। तो देखिए रिएक्शन इसमें NaNO3 सोडियम नाइट्रेट हमने लिया और इसको हीट किया H2SO4 के साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब आपको पता है जो एसिड होते हैं उनका काम क्या होता है, H पॉजिटिव आयन देना। तो यहाँ से क्या होगा, जो H2SO4 है वो H पॉजिटिव आयन देगा। ये H पॉजिटिव आयन इस नाइट्रेट के साथ, क्योंकि आपको पता है नाइट्रेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो H2SO4 ये प्रोटॉन देगा, H पॉजिटिव आयन देगा, ये सोडियम नाइट्रेट में से नाइट्रेट के साथ मिलकर HNO3 बना लेगा, जिससे नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। अब देखें यहाँ से NO3 निकल गया, H2SO4 से H पॉजिटिव आयन निकल गया, तो यहाँ पर बचा क्या, HSO4 नेगेटिव। H2SO4 में से H पॉजिटिव निकला, HSO4 नेगेटिव बचा और यहाँ पर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये Na पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव आपस में मिलकर NaHSO4 बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लेंगे। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो ये आपको याद रखनी है। अब इसमें दूसरा मेथड है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसमें 3 स्टेप है। ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ प्रिपेयर्ड मेनली बाय ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। अगर HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड को लार्ज स्केल पे बनाना है तो इसको ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन किया जाता है। तो देखिए इसका पहला स्टेप यहाँ पर देख लेते हैं। ये यहाँ पर इसका पहला स्टेप है। पहले स्टेप में क्या होगा, जो अमोनिया होगी उसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है। तो अमोनिया की रिएक्शन 5O2 के साथ कराएंगे। ऑक्सीजन एयर से ली जाएगी, एटमॉस्फेयर से ली जाएगी और इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है प्लेटिनम और रोडियम। प्लेटिनम या फिर रोडियम की इसमें गोज का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये गोज क्या होती है, गोज होती है बारीक बारीक तारों वाली जाली, यानी इस तरीके से उसमें बारीक बारीक तार होंगे और इस तरीके से वो जाली बनी हुई होगी। तो बारीक बारीक तारों वाली जाली को हम गोज कहते हैं। तो प्लेटिनम या फिर रोडियम को जो हम गोज ले रहे हैं कैटलिस्ट के रूप में, वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और ये रिएक्शन होगी 500 केल्विन पर 9 बार के प्रेशर पर। तो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा और ये किस में कन्वर्ट होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और साथ ही साथ इसमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये पहला स्टेप हुआ। पहले स्टेप में अमोनिया का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हुआ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिससे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना 4NO और वाटर के मॉलिक्यूल बने। अब ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनी, इसी गैस का इस्तेमाल होगा दूसरे स्टेप में। तो दूसरे स्टेप में देखिए ये रहा हमारे पास सेकंड स्टेप।
सेकंड स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड दस फॉर्म्ड कंबाइंस विद ऑक्सीजन गिविंग NO2। यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनी या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनी, ये फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी और NO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बनी NO, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी फिर से और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगी, NO2 बना देगी और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही NO2 बना उसको तुरंत रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकाल लेंगे। अगर रिएक्शन मीडियम से उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो वो वापस से इसमें कन्वर्ट हो सकती है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जैसे ही ये बनी इसको तुरंत बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये हुआ सेकंड स्टेप। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सो फॉर्म्ड डिजोल्व इन वाटर टू गिव HNO3। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया जाता है और हमें HNO3 मिल जाता है, यानी नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। देखिए 3NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, HNO3 बनेगा, यानी नाइट्रिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी निकलेगी। अब जो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकली, इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करके हम दोबारा से फिर से HNO3 बना सकते हैं। वो कैसे, ये जो थर्ड स्टेप में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकली इसको फिर से सेकंड स्टेप में ले जाएंगे। सेकंड स्टेप में ले जाने के बाद ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, फिर से NO2 बनेगी। NO2 बनने के बाद इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे और हमें और ज़्यादा HNO3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रही है उसको दोबारा से रिसाइकल किया जा रहा है, सेकंड स्टेप में ले जाया जा रहा है, NO2 बनाया जा रहा है और NO2 का इस्तेमाल करके फिर से नाइट्रिक एसिड बनाया जा रहा है। तो इसका भी यहाँ पर काम होता है। तो ये 3 स्टेप थे, ये आपको याद रखने हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस में। पहले में अमोनिया का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हुआ, NO बना। फिर दूसरे स्टेप में NO का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, कंबाइन करेगी, NO2 बनेगा। थर्ड स्टेप में NO2 वाटर में डिजोल्व करेंगे, HNO3 बन जाएगा, NO भी निकलेगा। इस NO को दोबारा से रिसाइकल कर देंगे, ये बनाएंगे, फिर से हम इसका इस्तेमाल करके नाइट्रिक एसिड बना लेंगे। तो ये 3 स्टेप सिंपल स्टेप है, ये आपको याद रखने हैं। वही है NO thus formed is recycled and the aqueous HNO3 can be concentrated by distillation up to 68% by mass। अब जो ये NO बना यहाँ पर, इसको दोबारा से रिसाइकल किया गया जिससे दोबारा से एक्वस HNO3 बना सकते हैं। और जो ये एक्वस HNO3 बना इसको हम कंसनट्रेटेड कर सकते हैं 68% बाय मास तक। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर हम NO2 के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, NO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो जो HNO3 यहाँ पर बनता है नाइट्रिक एसिड, उसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है। मान लीजिए हमारे पास HNO3 बना, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्या बना, HNO3। इस HNO3 में वाटर भी प्रेजेंट होता है। मान लीजिए इसमें क्या हुआ, 50% तो HNO3 है और इसमें 50% वाटर है, तो ये अभी डाइल्यूटेड है क्योंकि एक्वस है। अब अगर इसको हम कंसनट्रेटेड करना चाहते हैं, इसमें से वाटर को निकालना चाहते हैं, तो हम डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है, मिक्सचर को बस हीट किया जाता है और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर इसमें से वेपर निकलते रहते हैं। जो HNO3 होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 355 केल्विन और जो वाटर है वो आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373 केल्विन। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमने मिक्सचर लिया HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, इसको हम यहाँ से हीट करेंगे। बीकर में लेने के बाद इसको हीट किया जाएगा और हम दूसरा बीकर लेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको पता है जो HNO3 है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही टेम्परेचर 355 केल्विन पर आएगा तो यहाँ से क्या होगा, HNO3 वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। HNO3 जब वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, उस वेपर को हम इकट्ठा कर लेंगे इस दूसरे बीकर में। उस HNO3 को हम दूसरे बीकर में इकट्ठा कर लेंगे और हमारा HNO3
कंसनट्रेटेड हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जब हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे, वो भी कुछ मात्रा में इसमें जाकर मिल जाएंगे। यानी हमारा पूरा का पूरा कंसनट्रेटेड नहीं होगा, इसमें फिर भी कुछ ना कुछ मात्रा में वाटर मौजूद होगा। यानी मान लीजिए हम शुरू में कितना था, 50% HNO3 था, 50% वाटर था। अब जब हमने इसको हीट किया, डिस्टिल किया, तो दोबारा क्या हो गया, दोबारा जो HNO3 की मात्रा थी, कंसनट्रेशन थी, वो बढ़ गई। अब डिस्टिलेशन करने के बाद HNO3 मान लीजिए 68% हो गया और वाटर 32% हो गया। यानी वाटर की मात्रा इसमें घट गई, डिक्रीज हो गई, तो हमारा ये क्या हो गया, कंसनट्रेटेड हो गया। तो डिस्टिलेशन मेथड से हम इसको 68% तक हम इसको कंसनट्रेटेड कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर कंसनट्रेटेड करना चाहते हैं तो H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। फर्दर कंसनट्रेशन टू 98% कैन बी अचीव्ड बाय डिहाइड्रेशन विद कंसनट्रेटेड H2SO4। अगर हमें HNO3 का और ज़्यादा कंसनट्रेशन करना है तो हम क्या करते हैं, HNO3 का डिहाइड्रेशन करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करके, जिससे वाटर के मॉलिक्यूल H2SO4 निकाल देता है और 98% तक हम इसको कंसनट्रेटेड कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसके हमने प्रिपरेशन मेथड पढ़े, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड, फ्रीजिंग पॉइंट 231.4 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 355.6 केल्विन। जो HNO3 होता है ये कलरलेस लिक्विड के रूप में होता है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 231.4 केल्विन है, बॉइलिंग पॉइंट 355.6 केल्विन है। Laboratory grade nitric acid contains 68% of the HNO3 by mass and has a specific gravity of 1.504। लेबोरेटरी में जो नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है उसमें HNO3 68% तक होता है, बाकी वाटर होता है। तो लेबोरेटरी के HNO3 में 68% तक HNO3 हो सकता है बाय मास। और लेबोरेटरी में जो नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.504। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशो होता है, रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ एनी रेफरेंस मटेरियल। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, HNO3 की डेंसिटी लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे किसी भी रेफरेंस मटेरियल की डेंसिटी से। वो हम कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, जनरली हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। तो HNO3 की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए क्या करेंगे, HNO3 की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, जिससे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगी। तो ये क्या होता है, सिंपल एक रेशो होता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 1.504। यह है HNO3 की, आपको याद रखनी है। अब स्ट्रक्चर देखिए, इन द गैसेस स्टेट HNO3 एग्जिस्ट एज ए प्लेनर मॉलिक्यूल विद द स्ट्रक्चर एज सोन। अगर गैसेस स्टेट की हम बात करें तो जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 वो प्लेनर मॉलिक्यूल के रूप में होता है, उसकी स्ट्रक्चर प्लेनर होती है और स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई भी गई है। इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ। तो HNO3 में नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 1। ये हमारा नाइट्रोजन, ये हमारा ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच होगा, तीसरा ऑक्सीजन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2 और 5, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2 और 6, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। इन्हीं के आधार पर बनाएंगे इनके स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर ये बना दिया मैंने 5वां, 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये मैं बना देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा, इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है। इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो ऑक्सीडेशन, इसकी जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाएगा। तो देखिए, ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा,
जिससे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन ने दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैं ये गायब कर देता हूँ, हटा दिया, क्योंकि ये शेयर कर दिए इसने। 2 इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड में नाइट्रोजन ने शेयर किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैंने हटा दिए। इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना। इस कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन ने, ये मैंने कर दिया यहाँ से गायब। एक इलेक्ट्रॉन दिया इस कोवेलेंट बॉन्ड में नाइट्रोजन ने, ये वाला दे दिया मान लीजिए, ये मैंने कर दिया यहाँ से गायब, तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ पर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और ये 5 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड वाले 7 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितने 8। ये ऑक्सीजन अब क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इस कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया। तो देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ये, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ये, 2 ये वाले, 2 ये वाले, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा, हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 ये इसके पास है। अब इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा, बचा ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये हैं, 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये हैं, 8 है, पूरा है। लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है इस वाले का, इसका भी तो ऑक्टेट पूरा करना है। इसके पास तो ये 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये ऑक्सीजन क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे, मान लीजिए इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाए, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए, इससे ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। कैसे, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 8 और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, नाइट्रोजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए यहाँ पर। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड ना बनाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वह बॉन्ड होता है जिसमें 2 एटम के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक ही एटम डोनेट कर देगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन यहाँ पर क्या करेगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर देगा बॉन्ड बनाने के लिए, जिससे क्या हो जाएगा, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा और सबकी क्या हो जाएगी, ऑक्टेट सबका पूरा हो जाएगा। तो नाइट्रोजन ये दोनों के दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में डोनेट कर देगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, एक ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, एक ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, जबकि ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ये मैं आपको सही तरीके से लिखकर बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर मैंने बनाई, यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव आप लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये इसके ऊपर नेगेटिव। क्या हुआ, नाइट्रोजन ने यहाँ पर ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, ये वाले 2 कोवेलेंट बॉन्ड, एक नाइट्रोजन ने कोवेलेंट बॉन्ड ये वाला बनाया, ऑक्सीजन ने कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, और यहाँ पर ये बना ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं दिखाए गए, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए, यहाँ पर बॉन्डेड नाइट्रोजन ने दिए। इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरीके से ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये थोड़ा घुमा कर दिखाई गई है, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें नाइट्रोजन ने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर दिए। इसके ऊपर प्लस, यहाँ पर माइनस आप लगा सकते हैं। अब इसके बॉन्ड के पैरामीटर्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो 96 पिकोमीटर का होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना ये होता है 140.6 पिकोमीटर का,
और ये होता है 121 पिकोमीटर का। यहाँ पर जो ये बॉन्ड एंगल है ये 130 डिग्री होता है, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये वाला ये 102 डिग्री होता है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। इन एक्वस सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो नाइट्रिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है और ये क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है और नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस करता है। देखिए यहाँ पर HNO3 क्या करेगा, एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा और एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो ये क्या करेगा, H3O पॉजिटिव आयन बनाएगा यानी हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और NO3 यानी नाइट्रेट आयन बनाएगा। HNO3 एसिड की तरह रिएक्ट करता है तो HNO3 एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन देगा। लेकिन जो ये H पॉजिटिव एसिड का काम ही होता है H पॉजिटिव आयन देना, लेकिन जो ये H पॉजिटिव आयन होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन दिखाया गया है। HNO3 क्या बनाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, हाइड्रोनियम आयन। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अटैक्स मोस्ट मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है, जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में एक्ट करता है, यानी ये कुछ मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, कुछ ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं उन पर अटैक करेगा नोबल मेटल को छोड़कर, जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम नोबल मेटल्स होते हैं, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। बाकी जो ज़्यादातर मोस्टली मेटल्स होते हैं उनके साथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या कर देता है, रिएक्ट करता है और उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। द Products of oxidation depend upon the concentration of the acid, temperature and the nature of the material undergoing oxidation। अब ये important point है, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी इसका जो प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड करता है एसिड की कंसंट्रेशन पर। एसिड कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, एक तो इस पर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, और तीसरा डिपेंड करेगा जिस मटेरियल का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो मटेरियल कौन सा है, इसके आधार पर भी प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। तो देखिए हम कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया कॉपर का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। कॉपर की रिएक्शन करा दी हमने 8HNO3 के साथ, और जो इसमें हम नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं वो डाइल्यूट ले रहे हैं। कॉपर की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहे हैं तो इसमें बनेगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस, और इसमें साथ ही साथ बनेंगे वाटर के मॉलिक्यूल, और जो इसमें इंपॉर्टेंट है देखने की बात वो इसमें बनेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अगर हम HNO3 डाइल्यूट ले रहे हैं तो हमारे पास बनेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसमें देखिए कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है, इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यानी क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली बता देता हूं मैं आपको। ये हमने लिया CuNO3 का होल ट्वाइस, ये 3 लेने की जरूरत नहीं, 3 लेंगे जब भी वही आएगा, नहीं लेंगे जब भी वही ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है, इसको X मान लिया। NO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, NO3 के 2 एटम है तो +2 इंटू -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए X 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। X -2 को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +2। यानी क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि 0 से +2 पर ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो जब हमने इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ इसको रिएक्ट कराया तो कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल निकले 4, साथ ही साथ इसमें 2 मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड के निकलेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के निकलेंगे। अब इसकी दूसरी रिएक्शन, यहाँ पर हम HNO3 डाइल्यूट ले रहे थे, अगर हम HNO3 कंसनट्रेटेड ले लें, कॉपर की रिएक्शन 4HNO3 के साथ करा लें और HNO3 कंसनट्रेटेड ले लें
तो इसमें बनेगा वही कॉपर नाइट्रेट, वाटर भी बनेगा, लेकिन इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की जगह पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। ये आपको याद रखना है, ये मेन स्टेप है और यही याद रखने की चीज़ है। कॉपर मेटल की रिएक्शन कॉपर की HNO3 डाइल्यूट के साथ करा रहे हैं तो NO बन रहा है, कंसंट्रेटेड के साथ करा रहे हैं तो NO2 बन रहा है। और इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं 3 कॉपर लेंगे 8 HNO3, कंसंट्रेटेड अगर ले होगा तो 1 लेंगे कॉपर और 4 HNO3 लेंगे, बाकी आप ये यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरीके से जिंक की रिएक्शन है, जिंक अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करता है तो इसमें प्रोडक्ट बदल जाता है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ इसका। जिंक में क्या है, एक्सेप्शन है। जिंक अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो N2O देता है। कॉपर अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो NO दे रहा था, लेकिन जिंक अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो N2O देता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। और कंसंट्रेटेड एसिड के साथ वही देता है NO2, इसकी और इसकी कंसंट्रेटेड के साथ बिल्कुल सेम है। तो ये वाली रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिंक की रिएक्शन अगर हमने 10HNO3 के साथ कराई डाइल्यूट HNO3 के साथ तो वो वही बनेगा जिंक नाइट्रेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वाटर के मॉलिक्यूल भी बनेंगे, लेकिन NO की जगह पर क्या बन जाएगा, N2O बन जाएगा। ये याद रखने की बात है। कॉपर के केस में डाइल्यूट के केस में NO बनेगा, जिंक के केस में डाइल्यूट के साथ N2O बनेगा। कंसंट्रेटेड में वही बनेगा, जिंक की रिएक्शन 4HNO3 के साथ कराई, जिंक नाइट्रेट बना, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बने और 2 NO2 बने। ये और ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बाकी इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। और इसमें हम 4 जिंक लेते हैं 10HNO3, ये आपको याद रखना है, बाकी प्रोडक्ट आप बैलेंस कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई जिंक और कॉपर की, लेकिन कुछ और मेटल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सम मेटल फॉर एग्जांपल क्रोमियम, एल्यूमिनियम डू नॉट डिजोल्व इन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। कुछ मेटल होते हैं जैसे कि क्रोमियम और एल्यूमिनियम, ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि एल्यूमिनियम और क्रोमियम पे क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर लेते हैं और इन पर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। मान लीजिए ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या करेगा, पहले ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और इसके ऊपर एक ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है, लेयर बन जाती है। अब ये लेयर क्या करती है, ये लेयर इस एल्यूमिनियम को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने से रोकती है, तो इसलिए ये दोनों क्रोमियम और एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं कर पाते। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगली केमिकल रिएक्शन है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आल्सो ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड। जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो मेटल के साथ साथ नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है, नॉन मेटल के कंपाउंड को भी ऑक्सीडाइज करता है। आयोडीन इज ऑक्सीडाइज टू आयोडिक एसिड, इसमें जो आयोडीन नॉन मेटल है वो ऑक्सीडाइज होकर आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में, और फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए आयोडीन हमने लिया I2, इसकी रिएक्शन 10HNO3 के साथ हमने कराई, तो ये क्या हो जाएगा, जो आयोडीन है वो ऑक्सीडाइज होकर HiO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडिक एसिड में, और इसमें 10NO2 बनेंगे और वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। NO2 और वाटर के मॉलिक्यूल तो इनमें सब में बन रहे हैं, बस ये जो मेन प्रोडक्ट है वो आपको याद रखना है। कार्बन को 4HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, H2 और NO2 इसमें भी बनेगा। S8 सल्फर 48HNO3 के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, 8H2SO4 बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, 48NO2 और 16H2O बनेंगे। P4 फॉस्फोरस 20HNO3 के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, 4H3PO4 बनेगा, 20NO2 और 4H2O बनेंगे। इसमें क्या बना, फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें याद रखने का एक आपको मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ। एक तो आपको क्या याद रखना है, ये तो आपको पता है I2 के आयोडीन I2 की फॉर्म में, कार्बन कार्बन और सल्फर मेनली एसिड की फॉर्म में होता है, फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में होता है, जनरल फॉर्म। ये तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तो इसी रूप में प्रेजेंट होते हैं। आपको बस याद क्या रखना है, आयोडीन के साथ तो 10HNO3 रिएक्ट कर रहे हैं, ये याद रखना है। कार्बन के साथ 4, S8 के साथ 48 और P4 के साथ 20, ये आपको याद रखना है। बाकी प्रोडक्ट में आप देखिए,
अगर HNO3 10 है तो NO2 भी 10 बनेंगे। HNO3 अगर 4 है तो NO2 भी 4 बनेंगे। HNO3 अगर 48 है तो NO2 भी 48 बनेगा। HNO3 अगर 20 है तो NO2 भी 20 बनेंगे। आपने देखा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का क्या है, आयोडीन अगर I2 की फॉर्म में है तो इसका जो आयोडिक एसिड बनेगा उसमें भी 2 ही मॉलिक्यूल होंगे। I में 2 एटम है तो इसमें भी 2 ही मॉलिक्यूल होंगे। कार्बन में 1 ही एटम है तो कार्बन डाइऑक्साइड में 1 ही कार्बन होगा। सल्फर में अगर 8 है तो H2SO4 में 8 ही मॉलिक्यूल बनेंगे। फॉस्फोरस में अगर 4 हैं तो H3PO4 में 4 ही मॉलिक्यूल बनेंगे। तो कितना आसान है याद रखना। ये तो इनकी जनरल फॉर्म है, ये तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। एक तो आप बस ये याद रख लें, ये वाले आयोडीन के साथ 10, कार्बन के साथ 4, एसिड के साथ 48, P4 के साथ 20, ये याद रख ले तो आपका काम हो जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा उसमें आई में अगर 2 एटम हैं तो HiO3 में 2 ही मॉलिक्यूल होंगे। कार्बन 1 है तो कार्बन डाइऑक्साइड में 1 ही कार्बन होगा, 1 ही मॉलिक्यूल होगा। S8 में अगर 8 है तो H2SO4 में 8 ही होंगे। P4 में अगर 4 है तो H3PO4 में 4 ही होंगे। दूसरा 10 HNO3 है तो 10 ही NO2 होंगे। 4 HNO3 है तो 4 ही NO2 होंगे। 48 HNO3 है तो 48 NO2 होंगे। 20 HNO3 है तो 20 NO2 होंगे। ये 2 चीज़ तो आपको याद हो गई, कितना आसान है। बाकी वाटर के मॉलिक्यूल तो आप बना ही सकते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल आप बैलेंस करके बना सकते हैं, या फिर इसका एक और तरीका है वो भी आप याद रख सकते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल में बनाने के लिए क्या करना है, तीन में तो आई अगर 2 हैं तो वाटर 4 बनेंगे, दुगने बनेंगे। कार्बन अगर 1 है तो वाटर दुगने बनेंगे 2H2O। सल्फर अगर 8 हैं तो वाटर दुगने बनेंगे 16H2O। बस इसमें नहीं है, इसमें अगर फॉस्फोरस 4 हैं तो वाटर के 4 ही बनेंगे, इसमें एक्सेप्शन है। तो एसिड किसके आधार पर बना रहे हैं, इसके आधार पर। और NO2 किसके आधार पर बना रहे हैं, इसके आधार पर। बाकी जो वाटर बना रहे हैं वो इससे दुगना, इसमें भी इससे दुगना, इसमें भी इससे दुगना, बस इसमें दुगना नहीं है, इसमें सेम है। तो कितने आसान ट्रिक है याद रखने की। आपको बस इसमें कुछ नहीं याद रखना, इनकी कंसंट्रेशन याद रखनी है, कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं, बाकी रिएक्शन आप आसानी से लिख देंगे। अब अगला है ब्राउन रिंग टेस्ट। जो ये ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है ये किसी भी सोल्ट में अगर नाइट्रेट आयन है उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। देखिए, द फैमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ Fe2 पॉजिटिव टू रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विद Fe2 पॉजिटिव टू फॉर्म ए ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। तो जो ये ब्राउन रिंग टेस्ट होता है नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, ये डिपेंड करता है कि जो Fe2 पॉजिटिव है अगर वो नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है ये Fe2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करती है और एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेती है। अगर ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसमें नाइट्रेट है, अगर ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा तो नाइट्रेट नहीं है। मान लीजिए आपको 2 सोल्ट दे दिए गए A और B, इसमें आपको डिटेक्ट करना है इसमें नाइट्रेट आयन है या नहीं है, कौन से में नाइट्रेट आयन है। अगर आप ये जो टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद आपको ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स मिल जाए तो नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा तो नाइट्रेट आयन नहीं है। The test is usually carried out by adding dilute ferrous sulfate solution to an aqueous solution containing nitrate ion and then carefully adding concentrated sulfuric acid along the side of the test tube. तो ब्राउन रिंग टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जो हम सोल्ट ले रहे हैं, ऐसा सोल्ट मान लीजिए जिसमें नाइट्रेट आयन है, जैसे NaNO3। मान लीजिए हमने कोई सोल्ट लिया NaNO3 जिसमें नाइट्रेट आयन है, तो हमें क्या करना है, ब्राउन रिंग टेस्ट करने के लिए नाइट्रेट आयन का एक्वस सॉल्यूशन लेना है और इस एक्वस सॉल्यूशन में डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को मिला देना है। उसके बाद जब हम इनको मिला देंगे तो इसमें हमें क्या करना है, केयरफुली धीरे धीरे से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें हमें टेस्ट ट्यूब की साइड से ऐड करना है। कैसे करते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये हमने ऐड किया। A brown ring at the interface between the solution and sulfuric acid layer indicate the presence of nitrate ion in the solution। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अगर हमें सल्फ्यूरिक एसिड और जो सॉल्यूशन है इनके बीच में एक ब्राउन रिंग दिखाई दे रही है तो हमें पता लग जाएगा सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन मौजूद है। ब्राउन रिंग नहीं बन रही तो नाइट्रेट आयन मौजूद नहीं है। तो देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए,
ये हमने लिया एक बीकर, ठीक है। इसमें इस बीकर में हमें जिस सोल्ट को टेस्ट करना है उसमें नाइट्रेट आयन है या नहीं है, उसका हमें क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है। मान लीजिए हमें NaNO3 को टेस्ट करना है, सोडियम नाइट्रेट को। मान लीजिए ये हमें कोई सोल्ट दे दिया गया A, हमें NaNO3 दे दिया गया, NaNO3 दे दिया गया, हमें दिख रहा है यहाँ पर नाइट्रेट आयन है, लेकिन जो हमें सोल्ट दिया गया टेस्ट करने के लिए उसमें हमें नहीं पता होगा कि ये NaNO3 है, इसमें नाइट्रेट आयन है, ये हमें ऐसे ही दे दिया जाएगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि NaNO3 दिया, बाकी हमें कुछ भी दे सकते हैं, रैंडमली कुछ भी दे दिया जा सकता है। तो हमें इस बीकर में क्या करना है, NaNO3 का सॉल्यूशन यहाँ पर ऐड करना है। ये हमने क्या किया, इसमें NaNO3 यानी NaNO3 कह रहा हूँ मैं, जो भी हमें सोल्ट दे दिया गया उस सोल्ट का सॉल्यूशन हमें इस बीकर में ऐड करना है। साथ ही इस बीकर में हमें क्या करना है, डाइल्यूट FeSO4 फेरस सल्फेट भी ऐड करना है। इस सॉल्यूशन में हमें जो सोल्ट दिया गया उसका सॉल्यूशन हमें ऐड करना है इस बीकर में, और इस बीकर में साथ ही साथ डाइल्यूट FeSO4 भी हमें ऐड करना है। फिर हमें क्या करना है, H2SO4 लेना है यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड को इस बीकर की साइड से धीरे धीरे, केयरफुली इस बीकर की साइड से धीरे धीरे इसमें ऐड करते जाना है। तो H2SO4 जब इस बीकर की साइड से हम धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे तो H2SO4 क्या होगा, इस सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ पर जमा हो जाएगा। अब ये ऊपर H2SO4, ये नीचे हमारा सॉल्यूशन। अगर इस H2SO4 के बीच में, H2SO4 और जो ये हमारा सॉल्यूशन है इसके बीच में एक ब्राउन कलर की रिंग बन रही है, एक ब्राउन कलर का कंपाउंड बन रहा है, जो ये हमने H2SO4 ऐड किया, H2SO4 और जो ये हमारा सॉल्यूशन है NaNO3 और FeSO4 का, इन दोनों के इंटरफेस के बीच में, इन दोनों के बीच में एक ब्राउन कलर की अगर हमें रिंग दिखाई दे रही है, ब्राउन कलर की अगर हमें रिंग दिखाई दे रही है तो हमें पता लग जाएगा इस सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन था। अगर ब्राउन कलर की रिंग नहीं बन रही तो हमें पता चल जाएगा इस सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन नहीं था। तो ये टेस्ट इस तरीके से हम करते हैं। अब देखिए कुछ रिएक्शन इस तरीके से इसमें होगी। इसमें क्या होगा, नाइट्रेट आयन, ये नाइट्रेट का आयन कहाँ से होगा, जो सोल्ट में प्रेजेंट होगा, और Fe2 पॉजिटिव ये कहाँ से होगा, FeSO4 से, जो फेरस सल्फेट हमने ऐड किया। तो FeSO4 से जो Fe2 पॉजिटिव है वो क्या करेगा, इस नाइट्रेट आयन को सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ये H पॉजिटिव हमारे पास कहाँ से आया, H2SO4 से, तो नाइट्रेट आयन हमारे पास कहाँ से आया, सोल्ट से, Fe2 पॉजिटिव FeSO4 से, H2SO4 से H पॉजिटिव आया हमारे पास। तो सबसे पहले क्या होता है, जो सोल्ट में जो नाइट्रेट आयन प्रेजेंट होता है उसको ये Fe2 पॉजिटिव नाइट्रेट आयन को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, NO में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि बीकर में हमने तीनों ऐड किए थे, NaNO3 भी ऐड किया था, मतलब नाइट्रेट आयन का सोल्ट, जिस सोल्ट में नाइट्रेट आयन है वो भी ऐड किया था सोल्ट सॉल्यूशन, FeSO4 भी ऐड किया था, ऊपर से H2SO4 भी ऐड किया था। तो Fe2 पॉजिटिव इसकी प्रेजेंस में NO3 को NO में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या करेगा, Fe के कंपाउंड के साथ, Fe2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके एक ब्राउन कलर का कंपाउंड बना लेगा। अगर ये ब्राउन कलर का कंपाउंड बन रहा है FeH2 का होल 5 NO2 पॉजिटिव, अगर ये ब्राउन कलर का कंपाउंड बन रहा है तो ये हमें रिंग के रूप में दिखाई देता है और हमें पता लग जाता है हमारे पास क्या है, उस सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन मौजूद है। ये फुल रिएक्शन क्या होती है, फुल रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। फुल रिएक्शन यहाँ पर मैंने लिख रखी है। हमने लिया, मान लीजिए कोई सोल्ट लिया, सोडियम नाइट्रेट ही हमने ले लिया, इसका एक्वस सॉल्यूशन। तो हमने क्या कर रहे हैं, हम बीकर में H2SO4 भी डाल रहे हैं, FeSO4 भी डाल रहे हैं। तो सबसे पहले NaNO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या होगा, यहाँ से HNO3 का फॉर्मेशन होगा, नाइट्रिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, NaHSO4। उसके बाद जो ये नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है, FeSO4 के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि हमने सॉल्यूशन में FeSO4 भी डाला है बीकर में। FeSO4 इस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है H2SO4 की प्रेजेंस में, जिससे क्या होता है, ये Fe2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है, 4 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनी, ये नाइट्रिक ऑक्साइड फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करती है 5H2O मॉलिक्यूल के साथ।
ये नाइट्रिक ऑक्साइड 5H2O मॉलिक्यूल के साथ और फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करती है और यहाँ पर ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेती है FeH2O का होल 5NO और बाहर SO4। पीछे वहाँ पर जो हमने रिएक्शन देखी उसमें 2 पॉजिटिव लगा था, वो क्यों लगा था? क्योंकि काउंटर आयन पर यहाँ पर SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। SO4 यहाँ से हटा दिया गया तो एंटिटी के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा, या ऐसे दिखा सकते हैं या 2 पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं। तो हमारा जो ये ब्रैकेट के अंदर है ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जो ब्राउन कलर का होता है, यही रिंग के रूप में दिखाई देता है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्राउन रिंग किसकी वजह से दिखाई देती है? इस कंपाउंड की वजह से। आपको ये वाला कंपाउंड तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये कंपाउंड डायरेक्टली पूछा जा सकता है जो ब्राउन रिंग बनती है वो किस कंपाउंड की वजह से बनती है? इस वाले कंपाउंड की वजह से, FeH2 का होल 5NO और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव। अब इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। द मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर एंड अदर नाइट्रेट फॉर यूज इन एक्सप्लोजिव एंड पायरोटेक्निक्स। जो नाइट्रिक एसिड का मेजर यूज़ है वो है अमोनियम नाइट्रेट को बनाने में, और अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर्स को बनाने में। साथ ही साथ दूसरे नाइट्रेट बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। जो दूसरे नाइट्रेट है वो एक्सप्लोजिव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और पायरोटेक्निक्स में यूज़ किए जाते हैं। पायरोटेक्निक्स का मतलब होता है ऐसी टेक्निक जिसमें फायरवर्क बनाए जाते हैं, सेफ्टी मैचेस बनाई जाती हैं यानी माचिस बनाई जाती हैं और स्पार्कलिंग मटेरियल्स बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं पायरोटेक्निक्स। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड। साथ ही साथ नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल नाइट्रोग्लाइसरीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन बनाने के लिए किया जाता है और दूसरे ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अदर मेजर यूजेज आर इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। दूसरे जो मेजर यूज हैं नाइट्रिक एसिड के वो है स्टेनलेस स्टील की पिकलिंग में। अब पिकलिंग क्या होता है? तो पिकलिंग एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल मींस के द्वारा स्टेनलेस स्टील की जो सरफेस होती है उस पर से क्रोमियम की लेयर को रिमूव किया जाता है। स्टेनलेस स्टील की जो सरफेस होगी उस पर जो क्रोमियम की लेयर होगी उसको रिमूव करने के लिए जो केमिकल मींस अपनाए जाते हैं उसको हम कहते हैं पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। एचिंग ऑफ मेटल एंड एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल। मेटल्स की एचिंग में यूज़ किया जाता है। एचिंग क्या होता है? तो एचिंग एक प्रोसेस है जिसमें मेटल को डिज़ाइन देने के लिए मेटल को काटा जाता है, मेटल की कटिंग की जाती है और मेटल की कटिंग करने के लिए कोरोसिव केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो एचिंग का मतलब क्या हुआ? मेटल्स की कटिंग करने के लिए जो कोरोसिव केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे मेटल का डिज़ाइन बनाए जा सके उसको कहते हैं हम एचिंग ऑफ मेटल। और साथ ही साथ जो HNO3 है वो रॉकेट फ्यूल्स में ऑक्सीडाइजर का ऑक्सीडाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑक्सीडाइजर भी एक प्रकार का केमिकल फ्यूल होता है जो बर्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको पता है जब रॉकेट्स स्पेस में जाते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन तो है नहीं ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो वहाँ पर ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो ऑक्सीडेशन करें और फ्यूल को बर्न करें। ये फ्यूल को बर्न कराने में इस्तेमाल किए जाते हैं रॉकेट के अंदर। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका अगर कोई सजेशन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें।